Good morning, students. In previous classes, we already discussed what do you mean by contract, what are the essential element of an contract. As we recalled, we have discussed four essential elements of an contract. The first essential element is lawful offer and acceptance. Point number two or second essential element is for forming in lawful considerations. This one is point number 3. Point number 2 is intention to create legal relationship. Point number 4 is कैपेसिटी ऑफ पार्टी. इज दैट ओके? फिर से बोल रहा हूं, हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं. एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Section 10 of Indian Contract Act 1872 says that there are 10 essential elements for an valid contract. Okay, as we discussed, 4 of that. The first thing is lawful offer and acceptance. Point number 2 is intention to create legal relationship. Next one is point number 3, most important is consideration. Consideration क्या है? No consideration, no contract. नेक्स्ट वन हम लोग क्या पढ़े थे? कैपेसिटी ऑफ पार्टी. फर्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हम लोग, मैं इतना डिस्कशन बार बार क्यों कर रहा हूं, आप थोड़ा रिकल करवाओ और याद करो फटाफट. ओके, फर्स्ट वन लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर का मतलब क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी लॉफुल. सेकंड पॉइंट क्या था? नेक्स्ट वन इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. दैट इज मींस व्हेन देयर इज एन सोशल रिलेशनशिप or social agreement, it should not be created legal relationship and it should not be treated as an agreement and it should not be treated as an contract. समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट वन क्या था? कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न. मुझे भी कुछ मिलना चाहिए. आई विल गेट समथिंग, आई विल गिव समथिंग. या राइट? व्हाट इज द फोकस? समथिंग इन रिटर्न, आई विल गेट समथिंग, आई विल गिव समथिंग. ओके, point number 4 is capacity of parties. All person have to record or all person have capacity to enter into an contract except 3 people. 3 people क्या क्या है? फर्स्ट वन है माइनर, सेकंड वन है अनसाउंड माइंड. पॉइंट नंबर 3 इज एनी पर्सन इनकॉम्पिटेंट और फॉरबिडन बाय लॉ. लॉ ने जिसको मना किया है. ओके, कौन कौन आता था? एनी इम्प्रिजनमेंट पर्सन. नेक्स्ट वन क्या था? इंसॉल्वेंट पर्सन. और क्या था? फॉरेन एनिमी एट द टाइम ऑफ और एट द टाइम ऑफ एनी फाइट. मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है अभी. ओके, तभी हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वैलिड नहीं होगा. ओके, हम लोग इतना तक पढ़े थे. पॉइंट नंबर 5 इज क्या है? फ्री कंसेंट. एक बात मैंने आपको फोकस करके बताया था. कंसेंट मतलब व्हाट यू आर थिंकिंग and what your party is thinking, or what is the promiser's thinking and what is the promisee thinking. Both these things will be matched to each other. If the consent of both party is different, then it should not create an any legal relationship. मैं कुछ अलग सोच रहा हूं, वो कुछ अलग सोच रहा है, तभी हम दोनों का सोच अगर अलग है, वो किसी के बारे में सोच रहा है, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हो पाएगा. क्या क्या है डिस्कशन करवाते हैं, देखो. ओके, ये सब चीज हम लोग डिस्कशन किए हैं. लॉफुल कंसिडरेशन, ऑल दीज थिंग्स, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट. देखो क्या है फ्री कंसेंट, क्या बोल रहा है ये? इट इज अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर फ्री कंसेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. इफ देयर इज नॉट प्रेजेंट ए फ्री कंसेंट, देन इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब 10 out of 10 essential element, it is also an essential element. If that is not an essential element, or if free consent is not there in a contract, it is not treated as an valid contract. मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मेरा फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है. अगर मेरा कंसेंट फ्री नहीं है, तभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. अब बोलोगे सर फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? देखो ये फ्री कंसेंट का मतलब क्या है. कंसेंट मींस दैट the parties must have agreed upon the same thing in same sense. This word is very much important, very much important. That is, consent means that the parties must have
agreed upon the same thing in same sense. फिर से बोल रहा हूं, सेम थिंग इन सेम सेंस। मैं जिस बारे में जो सोच रहा हूं वो भी इस बारे में वो सोच रहा है, तभी हम दोनों को बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। इफ he is thinking a different thing in different sense, I am thinking a different thing in different sense, it should not create any valid document or valid contract. That means if the person or parties of an contract thinking same thing in same sense, फिर से बोल रहा हूं, same thing in same sense, then it is treated as a free consent and a valid contract. So the word focus on same thing in same sense, इसका मतलब क्या है? For a valid contract, it is necessary that the consent of parties of the contract must be free. Contract का spelling mistake है शायद, contract. Okay, contract must be free. तो ये क्या बोल रहा है देखो, same thing in same sense, for a valid contract it is necessary that the consent of parties must be free. मतलब the consent, the same thing in same sense must be free. हम लोग कब बोलेंगे कि consent of and free? If these five things is not present in a contract, then it says that it is same thing in same sense. ये पांचों के बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा अभी ओवरऑली डिस्कशन कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, हम लोग कब बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट है? इफ these five element is not present in a contract, then we will say that it is an free consent. If it is an free consent, it is an valid contract. If it is not an free consent, it is not an valid contract. So free consent होने के लिए ये पांच चीज अगर नहीं है, तब लोग हम बोलेंगे फ्री कंसेंट। अगर if out of these five any one is present, then it is not treated as a free consent, then the contract may be voidable contract or void ab initio और voidable agreement. वो क्या क्या होता है फिर लोग हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एक ओवरऑल वर्ड में बोल रहा हूं, इनवॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या बोल रहा है फिर से बोल रहा हूं, if one person is having free consent, then only it will treated as a contract, valid contract. Out of these five things, if anyone is present, then it will be treated as a free consent. अगर ये पांचों में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट है, तभी इसको हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे। If any one of these five is present in a contract, then we say that it is not free consent. For disturbing these things or these five words will disturb an contract or consent of an party. फिर से बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर ये पांचों में से कोई भी चीज एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, तभी हम लोग इसको फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, because these five things will happening or disturbance our consent of the parties. ये क्या कर रहा है, मेरा जो टू पार्टीज है वो पार्टी के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो व्हाट आर द फाइव थिंग्स? फर्स्ट वन इज कोर्सन, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. फिर से बोल रहा हूं, coercion, undue influence, next one is fraud, misrepresentation, mistake. coercion क्या है, undue influence क्या है, fraud क्या है, misrepresentation क्या है, mistake क्या है, ये हम सब चीज अभी डिस्कशन करेंगे। देखो कोर्सन मतलब, पहले से ये मैं अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करवाता हूं, थोड़ा एक मिनट का डिस्कशन करवाऊंगा, फिर हम लोग जब एक चैप्टर स्पेशली पढ़ेंगे, क्या चैप्टर पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट, तभी ये एकदम अच्छे से डिस्कशन कर रहे, हम लोग थोड़ा सा अभी आइडिया ले रहे। कोर्सन का मतलब क्या है, एनी फोर्सेबल एक्टिविटीज डन। जैसे देख लो, एक एग्जांपल मैंने लिया, ए कंपेल्स बी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ पिस्टल। उसके पास एक पिस्टल लेके बोला, इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द कंसेंट ऑफ बी इज नॉट फ्री। जैसे बोला, सोच लो इसके पास पिस्तौल लाया और बोला, तू तेरा घर तेरा घर जो तेरे नाम पे है वो मुझे ट्रांसफर करवा, मेरे नाम पे कर। भाई ये पिस्तौल लेके खड़ा है, मुझे करना ही करना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो मुझे उड़ा देगा। समझ में आ रहा है? तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली एक काम करना पड़ेगा,
वो कंसेंट मेरा नहीं है, फिर से वो वर्ड यूज कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी फोर्सफुली, माई कंसेंट इज नॉट टू ट्रांसफर माई प्रॉपर्टी टू हिम, मेरा कंसेंट नहीं है कि मेरा प्रॉपर्टी में इसको ट्रांसफर करवाऊं। मैं क्यों ट्रांसफर कर रहा हूं? बिकॉज ही इज हैविंग सम कोर्सन, मेरे ऊपर पिस्तौल रख के बैठा है, पिस्तौल अब दबा देगा अगर मैंने ट्रांसफर नहीं किया, तो इसीलिए इसके फोर्स में मैं आके ट्रांसफर कर रहा हूं। सो कोर्सन मतलब एनी फोर्सेबल एक्टिविटी डन टू डू समथिंग। मैं कुछ भी इसको फोर्स करूं, नहीं तो उसको क्या करूं, उसको वाइफ को, इसका और उसका कुछ बेटा है उसको रख के किधर बोलूं तो इतना पैसा ट्रांसफर कर, नहीं तो मैं तेरे बेटे को उड़ा दूंगा, तभी भी क्या होगा, कोर्सन। मतलब एनी फोर्सेबल थिंग, जो मुझे फोर्स कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोर्सन। तो अगर कोर्सन प्रेजेंट हो गया, मैं और कुछ सोच रहा हूं, the thing or the consent of mine is not to transfer, because मेरा प्रॉपर्टी 10 करोड़ का है, वो मुझे 10 लाख में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है, मैं क्यों ट्रांसफर कर रहा हूं, बिकॉज उसका पिस्तौल मेरे ऊपर है, मैं ट्रांसफर नहीं करूं तो वो मुझे उड़ा देगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। सो दिस थिंग विल बी डन बिकॉज ऑफ फोर्सेबल एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ थर्ड पार्टी, सो दैट माई कंसेंट इज डिफरेंट फ्रॉम हिज कंसेंट, उसको चाहिए मुझे नहीं चाहिए, मेरा कंसेंट नहीं है उसका कंसेंट है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस थिंग इज नोन एज कोर्सन। कोर्सन मींस एनी फोर्सेबल एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बताता हूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस मींस व्हेन देयर इज एन सुपीरियर पोजीशन फॉर द अदर पार्टी। मतलब सोच लो, मेरा एक स्टूडेंट का दुकान है, मैं जब भी जाता हूं उसके पास, एक 50 रुपए का चीज मैं उसको बोलता हूं तो 30 रुपया में दे दे। और सोच लो जैसे एक मेरे पापा ने मुझे कुछ बोला, मेरे टीचर ने मुझे कुछ बोला, बिकॉज दे आर इन द पोजीशन ऑफ सुपीरियर, मैं हम लोग को उनको मतलब कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम बोलने के लिए अच्छा नहीं लगेगा हम लोग को। जब इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी हम लोग क्या बोलेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे सोच लो मेरा एक कुछ एडजस्टमेंट, कुछ रिलेशन का एक बंदा है, उसने मेरे पापा के सामने बोल दिया, और मैंने जब छोटा था उसको एग्रीमेंट करके ले गया कि जब तुझे 18 साल होगा और तू जब अर्निंग करेगा तभी तू क्या करना, मुझे 10% अर्निंग तेरा सैलरी का देना, मेरे से एग्रीमेंट करवा के। और मैंने 18 या 20 के था तभी मेरे से एग्रीमेंट करवा के ले गया, तभी मैं उसको नहीं देना चाहता हूँ, वो मेरे से एग्रीमेंट करवा के ले गया, क्योंकि बिकॉज देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो एक सुपीरियर पोजीशन में है, मैं एक इंफीरियर पोजीशन में हूं, मैं नीचे हूं वो ऊपर है, इसीलिए मुझे क्या कर पड़ना है, उसको मानना पड़ता है। जैसे और एक काम ले लो, मेरा एक सुपीरियर बॉस है, वो बोल रहा है कि तू एक काम कर, तू एक काम कर, नहीं तो तुझे जॉब से निकाल दूंगा, तो मैंने फोर्सफुली मतलब देखो, फोर्सफुली ये दोनों अलग चीज है, वो मेरा फायदा क्यों उठा रहा है, बिकॉज ही इज इन सुपीरियर पोजीशन, तब भी क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये कोर्सन का मतलब क्या था, फोर्सफुली अप्लाइड समथिंग। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या था, when a person is in superior position and a person is in lower position, then some force is applied, this is known as undue influence। एक इन्फ्लुएंस दे रहा है जो अनड्यू है, मतलब अपने अपने एराइज हो जाएगा, मुझे मेरा टीचर और मेरा टीचर को मानने के लिए कुछ इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप इज प्रेजेंट, one is higher position, second one is lower position, this should be created, so it is known as undue influence। अगर undue influence भी presence होता है, the consent of both parties cannot to each other, मैं जैसे सोच रहा हूं मेरा टीचर वैसे नहीं सोचेगा, आजकल नहीं होता है और कहां भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग को क्या बोलता है, undue influence। लोअर पोजीशन और जो हायर पोजीशन में है, ये दोनों के अंदर सोच नहीं पाएगा, इसका सोच अलग कुछ होगा, इसका सोच कुछ अलग होगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, undue influence। ओके, नेक्स्ट वन, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब क्या है, सिंपल सा चीज, मैं कुछ सोचा था वो मेरे साथ, देखो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। मिस रिप्रेजेंटेशन जब मेटेरियलिस्टिक हो जाएगा उसको हम फ्रॉड बोलेंगे। जैसे सोचो, और मैंने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन, एक चीज को मैंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग कर दो, एक चीज को मैं गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया। जैसे मेरा लैपटॉप है, मैंने मेरे लैपटॉप पे बोला मेरे लैपटॉप में ले लो ग्राफिक्स नहीं है, जब मैं एक पर्सन को सेकंड हैंड में भेजा तो ये बोला भाई इसमें 4 GB का ग्राफिक्स है, तुझे लेना है ना लैपटॉप अच्छे से ले ले,
This one is misrepresentation. Because of misrepresentation, the outer party's intention to create any legal relationship with me. जब मैंने बोला कि मेरे लैपटॉप में 4 GB का रैम है और 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, इसीलिए वो मेरे लैपटॉप में इंटरेस्ट दिया, नहीं होता तो ये इंटरेस्ट नहीं देता, इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने जो ऑफर के टाइम रिप्रेजेंट किया, तभी मिस रिप्रेजेंट, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। दैट्स व्हाई मेरा सोच अलग, मेरा कंसेंट अलग, उसका कंसेंट अलग, तभी क्या हो जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं आएगा। फ्री कंसेंट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं उसको 20,000 ले लिया अभी लैपटॉप देके, वो कल आके मेरे बाहर खड़ा हो जाएगा, घर के बाहर, भाई 4 GB रैम किधर है, देखा नहीं तो पैसा दे, बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मिंग एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट वन इज फ्रॉड। नेक्स्ट वन मिस्टेक बोलते हैं, फिर फ्रॉड में आएंगे। मिस्टेक का मतलब इट इज बाइलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक, फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन देयर इज एन मिस्टेक, सोच लो मैंने एग्रीमेंट किया, हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते टाइम मैंने 5,000 विथड्रॉल किया, वो जो कैशियर, मैंने 500 का विथड्रॉल किया, वो 5,000 समझ के 5,000 मुझे दे दिया, 5,000 रुपीज दे दिया। इट इज एन मिस्टेक। वो भी मिस्टेक हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। जैसे मैं एक घर बिक रहा हूँ, घर के लिए 5 लाख होगा, ये घर का वैल्यूएशन 5 लाख है। मैंने जब एग्रीमेंट प्रिपेयर करवाया तभी मैं 5 में 2 जीरो डाल दिया था और 3 जीरो कहीं भूल गया डालने, और कुछ मिस्टेक में कुछ गलत हो गया। मतलब मैं हाउस 500 को भेज दूं, नहीं भेजूंगा, बिकॉज इट इज एन मिस्टेक। मैं इसको सेल आउट नहीं करूंगा। क्यों सेल आउट नहीं करूंगा? बिकॉज इट इज एन मिस्टेक फॉर मी, मैंने गलती से लिख दिया था वो चीज। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज फ्रॉड। फिर से बोल रहा हूं, सुनो। व्हेन मिस्टेक is done by knowingly, then it is known as fraud। फिर से बोल रहा हूं, undue coercion। पहले देखो coercion का मतलब क्या है, when any forcefully activity is done for others। undue influence का मतलब क्या है, when one person is superior and second person is inferior, lower position, then he will get the benefit of superior position, this one is known as undue influence। next one is misrepresentation। something is represented as an misrepresentation, मैंने कुछ गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन करवाया, उसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक मींस एनी प्रॉब्लम इज डन बाय मिस्टेक, मिस्टेक में कुछ हो गया, गलती से हो गया। फ्रॉड मींस एनी मिस्टेक नोइंगली डन, देन इट इज नोन एज फ्रॉड। जब भी मैंने मिस्टेक गलती से करवाया, मैंने बोला था कि 5 लाख में घर एडजस्ट करवा, तू ज्यादा हो गए 2 जीरो और डाल दिया होगा एग्रीमेंट में। जब टाइपराइटर टाइपिंग कर रहा है एग्रीमेंट, तभी तू बोलेगा 2 जीरो और लगा दे, तेरा 50% मेरा 50%। वो टाइपराइटर ने 2 जीरो ज्यादा डाल दिया, तूने नहीं देख के साइन करवा दिया। सो दिस फ्रॉड और दिस मिस्टेक इज डन बाय नोइंगली। और इफ इट, तुम बोलोगे सर वो नोइंगली प्रूव कैसे होगा? कोर्ट के लॉ में अगर प्रूव हो गया दिस मिस्टेक तुम नोइंगली कर रहे हो, दिस वन इज ट्रीटेड एज एन फ्रॉड। ओके, क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? अगेन फटाफट कवर करता हूं। coercion means anything forcible done to anybody is known as coercion। at that time consent of one party is different from consent of other party। उसका consent मेरा consent से different है, तभी free consent नहीं होगा। free consent नहीं है, कैपेसिटी तो अच्छा मतलब फ्री कंसेंट नहीं है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, next one is undue influence। one person is in superior position, I am, or low, or another person is an inferior, lower level position, so the consent of these people are not matched to each other। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसका सोच इससे अच्छा होगा, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं, मैं कंसेंट के बात बोल रहा हूं। ये उसके पोजीशन के हिसाब से कुछ सोच रहा है, ये अपने पोजीशन के हिसाब से कुछ सोच रहा है, ये दोनों का कंसेंट कभी मैच नहीं होगा। अगर ये भी आया तभी क्या होगा, मेरा कंसेंट फ्री नहीं होगा। कंसेंट फ्री नहीं है तो मेरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज फ्रॉड। फ्रॉड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉड को बाद में पढ़ते हैं। व्हेन मिस्टेक इज knowingly done, it is in fraud। misrepresentation means anything representation negatively, or any, sorry, not negatively, anything represented not actually, जो एक्चुअली नहीं है उसको मैंने अगर रिप्रेजेंट करवाया, उसको हम क्या बोलेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन इज मिस्टेक। बाय हैविंग सम प्रॉब्लम्स और नेचुरल माइंड, हम लोग इंसान है, गलती हम लोग से ही होता है। अगर वो नॉर्मल मिस्टेक है, ये भी क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, क्लियर? फटाफट एक बार बोल रहा हूं। फ्री कंसेंट मींस इफ 5 थिंग विल बी प्रेजेंट, consent should not be treated as an free। if any one of these 5 will be present, consent is not free। if 5 things should not be present in a contract, then it is known as valid contract।
अगर ये पांचों का पांच और पांचों में से एक भी चीज मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तभी फ्री कंसेंट माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये पांचों में से कोई भी चीज मेरा कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फर्स्ट वन इज कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड। फिर से बोल रहा हूं, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट वन अभी हम लोग चलते हैं किधर, नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, लॉफुल ऑब्जेक्ट। देखो मैंने जब एक कंसिडरेशन का बात किया था आप लोग को, जनरली एक पार्ट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक पार्ट को कंसिडरेशन बोलते हैं। क्योंकि देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 90% कॉन्ट्रैक्ट में एक मनी मतलब पैसा का वैल्यू आता है, क्योंकि आजकल का बिजनेस बार्टर सिस्टम में नहीं चलता है। आजकल का बिजनेस मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी चलता है। सो एनी टर्म्स इज मनी जनरली ट्रीटेड एज एन कंसिडरेशन। नेक्स्ट अदर पार्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोल रहा हूं, जैसे सोचो मैं एक एग्जांपल लिया था, शायद जगन और साहिल का एग्जांपल लिया था। जगन वांट्स टू सेल हिज बाइसाइकिल टू साहिल फॉर ₹2000। इसका मतलब दो चीज है, वन इज जगन, सेकंड वन इज साहिल। जगन wants to sell his cycle to himself, he will provide some money to जगन। मतलब those money is known as consideration। मैं फिर से बोल रहा हूं, जगन का कंसिडरेशन मनी है, साहिल का कंसिडरेशन बाइसाइकिल है। बट फिर से बोल रहा हूं, बट दिस एग्रीमेंट इज मेड बिकॉज ऑफ दिस बाइसाइकिल। यानी एग्रीमेंट क्यों फॉर्मेशन हुआ, एग्रीमेंट फॉर्मेशन होने का रीजन है बाइसाइकिल। सो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी एन लॉफुल। मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो इसका कंसिडरेशन जब बात करें, इसका कंसिडरेशन 2000 है, इसका कंसिडरेशन बाइसाइकिल है, पर the 2000 is treated as an consideration, but the purpose or the objective of the maintaining or to formation of that contract is known as lawful object. That means because of why you make that contract is of objective तुम्हारा क्या था, वो ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, when the objective of an contract is lawful, contract is valid. If objective of an contract is unlawful, ऑब्जेक्ट then it should be invalid। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कैसे, मिस्टर गणेश वांट्स टू सेल हिज हाउस टू नारायण। तभी देखो जो सब्जेक्ट मैटर था एक हाउस का बात था, वो हाउस लॉफुल चीज है, जनरली हम लोग परचेज सेल कर रहे थे, तो ये लॉफुल चीज है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग कौन सा चीज लिए थे, रावण और दुर्योधन का बात लिए थे। जब रावण और दुर्योधन का बात लिए थे तभी हमारा क्या था कि ये जो था स्मगल्ड गुड सेल कर रहा था, कौन, रावण दुर्योधन को सेल कर रहा था। बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट, दिस कंसेंट, दिस गॉन इज नॉट एन लॉफुल ऑब्जेक्ट, it is an unlawful object, that's why it is not treated as an valid contract। फिर से बोल रहा हूं, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, लॉ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब बिकॉज ऑफ व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके वजह से फॉर्म हो रहा है और जिसके लिए फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो चीज ही गलत है, अगर वो चीज ही अनलॉफुल है, तो मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल हो जाएगा। सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? देखो, it is also necessary that agreement should be made for lawful object। ये बहुत जरूरी चीज है। The object of which the agreement has been entered into must not be fraudulent, illegal, immoral, opposed to public policy। This word will create very much important। Opposed to public policy मतलब ये पब्लिक को कहीं भी हैम्पर होना नहीं चाहिए। अगर ये कहीं भी पब्लिक को हैम्पर कर रहा है, तभी ये क्या हो जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे फ्रॉड एग्रीमेंट, सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ है, हम लोग पढ़ेंगे क्या है ये सब चीज। मतलब एनीथिंग व्हिच विल हैम्पर टू पब्लिक पॉलिसी, इट शुड नॉट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट। जैसे सोच लो कोरोना पेशेंट को मैं 5000 दे दूंगा, तू एक काम कर, जाके सबके घर में एक एक बिस्किट पकड़ दे, क्या उसको भी कोरोना फैला,
ये क्या हो गया? दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल बिकॉज आई एम गोइंग इन एग्नेस्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो है उसके एग्नेस्ट में जा रहा हूं, तभी मेरा लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द कॉन्ट्रैक्ट इज डेफिनेटली अनलॉफुल और इनवैलिड। समझ में आ रहा है? देखो क्या बोल रहा है। So illegal, immoral, opposed to public policy must not imply injury to the person or property of another। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होगा, ये मेरा कोई भी आदमी और किसी का प्रॉपर्टी को हम हैम्पर होना नहीं चाहिए। जैसे हैम्पर का मतलब, मैं इसको 5,000 देगा, इसको शूट कर दे, इसको भाई हैम्पर है। मैं इसको 5,000 दूंगा, इसको तो एक बॉम्ब लेके इसको उड़ा दे, ये भी मुझे क्या हो जाएगा? हैम्पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोल रहा है पब्लिक पॉलिसी को हैम्पर नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन को हैम्पर नहीं करना चाहिए कि चीज, और क्या बोल रहा है? किसी के प्रॉपर्टी को हैम्पर नहीं करना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर रहा है तब भी हम उसको क्या मानेंगे? लॉफुल ऑब्जेक्ट। एनी वन ऑफ दिस विल बी हैपन, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, गुड। देखो क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है? पब्लिक पॉलिसी को हैम्पर नहीं करना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है रे? इंजूर टू एनी पर्सन, इंजूर टू एनी प्रॉपर्टी। किसी को प्रॉपर्टी को हैम्पर नहीं होना चाहिए, किसी पर्सन को हैम्पर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर ये सब चीज को भी हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, contract is valid. If object is unlawful, contract is invalid. That's all. Okay, देखो क्या बोल रहा है फिर से? agreement which is the object of consideration is unlawful, illegal, and there will be void the object is said to be unlawful if it is forbidden by law। law बोल रहा है कि तुम एक काम मत करो, so it is an allow, object is unlawful। अगर लॉ ने मना कर दिया ये काम करने के लिए, अगर तुम काम कर रहे हो तो हो गया अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। सिंपल सा चीज मैं बोल रहा हूं, अभी एग्जांपल देखो। जैसे मैंने बोला कि डूइंग बिजनेस इज नाउअडेज क्रिएट अनलॉफुल एक्टिविटी। जैसे कोरोना के वजह से हमारा गवर्नमेंट और हमारा का जो ये है अथॉरिटी है, वो बोला है कि इधर और बिजनेस ओपन नहीं करना चाहिए। हमेशा ये चीज नहीं था, अब भी अगर तुम करोगे तो ये गलत है। फिर से बोल रहा हूं, हमेशा दुकान और बिजनेस करोगे तो वो गलत नहीं था, अब भी आप लोग ये बिजनेस करोगे, दुकान खोल के बैठोगे, तभी ये क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी है। बिकॉज लॉ ने बता दिया कि ये अनलॉफुल है तो ये अनलॉफुल है। समझ में आ रहा है? सो उसके अंदर आप लोग कुछ काम कर रहे हो, तभी आप भी क्या माना जाओगे? अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इनवैलिड। ओके, क्लियर? It is of such nature that if permitted it would death the provision of any law। जैसे हम लोग एक पढ़ेंगे चीज, कमिटिंग सुसाइड इज एन क्राइम, यहाँ नहीं है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अगर मैंने किसी को धमकी दिया, वो क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या होगा रे? फोर्स हम कर रहे, मैं बोलूंगा मेरा दोस्त इधर खड़ा है, भाई तू एक काम कर, तेरा घर मेरे नाम पे कर, नहीं तो मैं इधर खड़ा हूं, नीचे कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। बिकॉज इट इज एन क्वेश्चन, मैंने इसको फोर्स करवाया। दिस वन की क्या बोलते हैं? इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डेथ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कोई प्रोविजन में अगर ये डेथ के बारे में आ रहा है और कोई प्रोविजन मुझे डेथ के क्राइटेरिया के आगे ले रहा है, मतलब जो चांसेस डेथ के अलावा हो सकता है, इसी को भी हम क्या बोलेंगे? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। इट इज एन फ्रॉडुलेंट। छोड़ो, ये कुछ नहीं है। देखो क्या बोल रहा है? ए रिक्रूटर प्रॉमिस टू ऑब्टेन for B an employment in the public service and B promise to pay ₹1,000। बहुत छोटा हो जाएगा, 1 crore लगना चाहिए। 1 crore to A, the agreement is void as the object is unlawful। मुझे क्या बोला कि तुझे एक जॉब दिलाता हूं, तू मुझे 5,000 दे। अगर मेरे कैपेसिटी के अंदर ये जॉब नहीं मिलता है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और कुछ है, तभी इसको क्या बोलेंगे? अनलॉफुल। पब्लिक सर्विस में आपने आप जॉब दिलाना, ये मतलब अच्छा लॉफुल एक्टिविटी नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी है। सो व्हेन अनलॉफुल एक्टिविटी इज देयर, इट शुड बी क्लियर टू इनवैलिड एग्रीमेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। देखो राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और इन राइटिंग। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। ओरल मतलब जैसे देखो हम लोग
बात बात में डिस्कशन किए और उसको फाइनल कर दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल। और राइटिंग मतलब हम लोग एक स्टैम्प पेपर लाए उसमें लिखते हैं। और एक चीज देखो, oral is also an valid contract, but when it creates problem then we have to prove that we have said to him। मतलब सोच लो, मैंने उसको बोला था मैं तुझे 5,000 दूंगा, तू तेरा मोबाइल दे दे। A verbal contract if provided in the court will not be considered invalid merely on the ground that it is not in writing। अगर आपने बोल दिया तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, लिख के लाना चाहिए। अगर आपने लिख के नहीं लाया तो इसको क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, इट इज एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इट मस्ट बी इन राइटिंग, साइंड, अटेस्टेड बाय विटनेस एंड रजिस्टर्ड इफ सो रिक्वायर्ड बाय द लॉ। ये क्या क्या बोल रहा है देखो, इट मस्ट बी इन राइटिंग मतलब लिखना चाहिए, साइन जो भी उसका है दो पार्टी साइन करना चाहिए, अटेस्टेड मतलब स्टैम्प पेपर में लिखना चाहिए, विटनेस, विटनेस मतलब कोई भी विटनेस थर्ड पार्टी रहना चाहिए कि हाँ ये दोनों एग्री हुए थे, मैंने देखा था, मैंने सुना था उधर बैठ के, विटनेस। एंड रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मतलब स्टैम्प पेपर में लिखना चाहिए, नॉर्मल पेपर में नहीं लिखना चाहिए। इफ सो रिक्वायर्ड बाय द लॉ, अगर लॉ को चाहिए तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा है देखो, ए वर्बली प्रॉमिस टू सेल हिज बुक टू वाई for rupees 200 it is a valid contract because the law does not require it to be in writing। वो बोल रहा है कि कंपलसरी मुझे राइटिंग में नहीं चाहिए, तुझे क्या करना पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो क्या करना पड़ेगा, राइटिंग में लिख सकते हो और ओरल में भी लिख सकते हो। अगर ओरल में लिखते हो तो प्रॉब्लम फ्यूचर में मुझे क्या हो जाएगा, प्रूव करवाने के लिए टेंशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? पर अगर ये राइटिंग में है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, ए वर्बली प्रॉमिस टू सेल हिज हाउस टू बी, इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द लॉ रिक्वायर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन राइटिंग। लॉ ने बोला है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कुछ भी बात हो आप लोग रिटर्न डॉक्यूमेंट में फाइल करके रखो, तब भी क्या आएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। किसे देखो, मैंने एक आदमी से ये घर खरीद लिया, मैं बोला तू लिख के जरूरत नहीं है रे, तू 5 लाख 15 लाख ले ले, ये घर में रह रहा हूँ आज से। ये 2 दिन के बाद केस कर लिया सर, फालतू में मैंने ले लिया, तो जॉर्ज आपको बोलेगा भाई 15 लाख किधर से आता है, 15 लाख इज नॉट एन स्मॉल अमाउंट, यू हैव टू रिटर्न ऑन दैट, तुझे ये लिख के रखना चाहिए। अगर तू नहीं रखा ये गलती तेरा है, अगर गलती है तो तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गुड फॉर हैवी अमाउंट ऑफ मनी। तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ज्यादा पैसा का ट्रांजैक्शन है तो रिटर्न करके रखो, तभी आप लोग को कोर्ट में प्रूव करवाने अच्छा हो जाएगा। ओके क्लियर? नेक्स्ट वन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या है, एनीथिंग मस्ट बी सर्टेन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं इसके बारे में ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, वो सर्टेनिटी होना चाहिए। जैसे सोच लो मेरा इधर 4 लैपटॉप खड़ा है, एप्पल का लैपटॉप खड़ा है, डेल का है, लेनोवो का है। मैंने मेरे दोस्त को बोला भाई एक लैपटॉप खरीद ले मेरे से, 15,000 में दे दूंगा तुझे, तू मेरा दोस्त है। वो 15,000 लेके आया, मेरा एप्पल लैपटॉप को उठा दिया। मैं उसको बोला रे एप्पल मत नहीं रे, लेनोवो को लेके जा, वो 15,000 है, एप्पल का 55,000 है। वो दिमाग खा देगा, क्यों बोलेगा तूने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था वे। मैं उसको बोलूंगा भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट एप्पल का नहीं किया था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किसका किया था, लेनोवो का किया था। समझ में आ रहा है? तब भी मेरा क्या बात आएगा, सो anything at the time of making an contract must be certain and create। अच्छा मतलब पता होना चाहिए तीन में कौन सा होना चाहिए। जैसे देखो according to section 29 of contract act, agreement the meaning of which are not certain or capable of being made certain or void। मतलब ये तीन मेरे पास है, कौन सा स्पेसिफिक और सर्टेनिटी नहीं है, तभी मेरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। so the object of the contract must be certain। मैं फिर से बोल रहा हूं, the object of the contract must be certain। मैं किसके बारे में एग्रीमेंट करना चाहता हूं वो मेरा certain होना चाहिए, अगर certain नहीं है तो ये क्या होगा, invalid हो जाएगा। क्लियर? In order to give rise to a valid contract, the terms of agreement must not be vague or uncertain। vague मतलब फिक्स नहीं है, uncertain मतलब जो मतलब सेट ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनसर्टेन।
For a valid contract, the terms and conditions of an agreement must be clear and certain. देखो क्या बोला है एग्जांपल 1 में, A promised to sell 20 books to B. It is not clear which books A has promised to sell. The agreement is void because the terms are not clear. The terms or the contents or the objective are not clear. मेरे पास इधर 100 बुक पड़ा है, कौन सा बुक मैं उसको बेचूंगा, कौन सा 20 बुक बेचूंगा वो मुझे पता नहीं है। ये मेरा पूरा बुक स्टॉल में आके एग्रीमेंट कर गया, मैं तेरे से 20 वही बुक खरीदूंगा, कितना पैसा चाहिए, मैंने बोला 15,000 चाहिए, वो 15,000 फेंक के चला गया, तो मैंने एग्रीमेंट करवा दिया, बिकॉज इट इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों इनवैलिड है? बिकॉज द थिंग्स इज नॉट सर्टेन। ये इतना 500 बुक से कौन सा बुक सर्टेन मेरे पास नहीं है, इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, मैंने ये सेकंड वन क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट टू सेल ए बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, it is not clear what is the kind of oil, the agreement is void because of uncertainty। मेरे पास तीन चीज का बैरल है, ऑयल नंबर 1 और ऑयल ए, ऑयल बी, ऑयल सी, तीन टाइप का ऑयल है, मैंने एग्रीमेंट करवाया, मुझे ऑयल चाहिए, कौन सा ऑयल चाहिए मैंने अभी तक एग्रीमेंट नहीं करवाया, because here the objective of a thing is uncertain, the contract must be invalid। okay, क्लियर, समझ में आ रहा है क्यों ये इनवैलिड हुआ? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सर्टेन, कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ नॉट सर्टेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। ओके, नेक्स्ट वन, O agreed to purchase a van from S on hire purchase terms. The price was to be paid over 2 years. Hell, there was no contract as the terms were not certain about rate of interest and mode of payment. ये भी गलत है, मैंने एग्रीमेंट बता दिया, रेट इंटरेस्ट नहीं बताया, कितना अमाउंट देना है वो भी नहीं बताया, मतलब ये अगर चीज मेंशन नहीं है तभी भी मेरा क्या होगा, ये एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? सो फॉर मेकिंग एन कॉन्ट्रैक्ट, द थिंग और द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी लॉफुल। अगर ये सर्टेन नहीं है, लॉफुल है पर सर्टेन नहीं है, तभी क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लॉफुल भी होना चाहिए, सर्टेन भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये होने का पॉसिबल होना चाहिए, अगर ये होने का पॉसिबल ही नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। जैसे मैंने मेरे दोस्त को बोल दिया तेरे लिए चांद लाऊंगा, तू 1 लाख मुझे दे दे, पूरा चांद लेके आऊंगा, मून लेके तेरे पास आऊंगा, भाई दिस इज नॉट पॉसिबल इन लाइफ, मेरे लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं मून लो लाके उसको दे पाऊंगा। सो एट दैट टाइम if my agreement or any contract is made with me and my friend, then it is the thing is not possible to of performance, वो परफॉर्मेंस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर वो एग्रीमेंट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसका मतलब द ऑब्जेक्टिव, जनरली द ऑब्जेक्टिव of the contract must be lawful, must be certain, must be possibility of performance, वो परफॉर्मेंस करने के लिए पॉसिबल होना चाहिए। अगर वो पॉसिबल है तभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। अगर मेरा थिंग कंप्लीट पॉसिबल नहीं है तभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर, देखो क्या बोल रहा है, the valid contract must be capable of performance। section 56 lays down that an agreement to do an act impossible in itself a void। फिर से बोल रहा हूं, an agreement to do an act impossible in itself is a void। मतलब अगर कुछ भी मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं इम्पॉसिबल एक्टिविटी के ऊपर, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। समझ में आ रहा है? void contract हो जाएगा। If the act is legally or physically impossible to perform, the agreement cannot be enforceable at law। अगर physically और legally ये सही नहीं है करना और मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, enforceable at law। और अगर ये लॉ में enforceable नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। सिंपल सा चीज। क्या बोल रहा है देखो एग्जांपल में, A agree with B for plucking the moon from sky by magic। बोल रहा है मैं मैजिक में तेरे को मून लाके दे दूंगा, तभी क्या होगा, the agreement is not enforceable। agreement enforceable नहीं है। क्यों नहीं है enforceable? because the thing or the possibility of performance is zero। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 10, क्या बोला है देखो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये क्या चीज है, एकदम मैं एक क्लास लेके आपको समझाऊंगा। देखो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, फटाफट बताता हूं। देखो
वो एक क्लास पूरा लगेगा। देखो कौन सा चीज है हम लोग पढ़े। फर्स्ट वन पढ़े कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब दो चीज मेरा क्या, ऑफर भी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी लीगल होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप, it should not create any social relationship, it should be create intention to create an social relationship, sorry intention to create an legal relationship, not an social relationship। मुझे क्या करना चाहिए, एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने के इंटेंशन में गया हूं, तभी मेरा क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर इंटेंशन नहीं था और सोशल रिलेशनशिप था, तभी मेरा क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, लॉफुल कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन थिंग मस्ट बी लॉफुल, मतलब मेरा कंसिडरेशन और मैं पैसे के हिसाब से दे रहा हूं, वो जो भी दे रहा हूं वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, तीन चीज, तीन आदमी को छोड़ के और सब क्या है, एंटर गुड पार्टी टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज क्या है, माइनर। सेकंड वन इज एनी पर्सन फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने जिसको मना किया। थर्ड पर्सन इज अनसाउंड माइंड, तीनों का तीनों कोई किधर भी है तो क्या होगा, नहीं होगा। ये तीन को छोड़ के और सभी को एंट्री होना जरूरी है। फ्री कंसेंट, the consent of both parties must be free if any one of these five should not be present। ये पांच से अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है तब भी हम उसको फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। ये पांच से चीज कोई भी एक चीज नहीं है तभी हम लोग क्या मानेंगे, फ्री कंसेंट मानेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। कोर्सन, undue influence, misrepresentation, mistake, fraud, forcefully anything is done is known as coercion। if anything is misrepresented to be purchased or to be make in contract, contract के लिए ऑब्जेक्टिव को मैंने misrepresent करवाया तभी क्या हो जाएगा, misrepresentation। next one is undue influence, one is on superior position, second one is on lower position or inferior position, both of them any agreement can be done is known as invalid। हमेशा invalid नहीं होगा, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वन क्या होगा, फ्रॉड। if anything, sorry, next one is mistake, if anything done by mistake as an human being it should be considered, it should not form an valid contract। mistakenly, गलत में मैंने कुछ agreement करवा दिया तभी मेरा नहीं होगा। last one is fraud, when mistake is done by the means of knowingly then it is known as fraud। next point is lawful object। so at the time of making an valid contract the object of the contract must be lawful, must be certain, must be possibility of performance। तीन चीज होना चाहिए, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री हुए, जिसके वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मस्ट बी लॉफुल, लॉ के हिसाब से ये सही होना चाहिए, सेटेन होना चाहिए, नॉट वैग्यू। यही वो 50 लैपटॉप पढ़ा है, 50 बुक पढ़ा है, 50 ऑयल डब्बा पढ़ा है, कौन सा मुझे पता नहीं है, मतलब सेटेन होना चाहिए, नॉट वैग्यू होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या बोलता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वो चीज परफॉर्मेंस करना पॉसिबल होना चाहिए। अगर ये इम्पॉसिबल चीज है तभी भी क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट सही नहीं है, ऑब्जेक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। क्लियर, आज के क्लास में हम लोग इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है। देखो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ क्या पढ़ेंगे हम लोग। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, देखो ये सब चीज आएगा, मतलब ये सब चीज जैसे हम लोग पढ़ेंगे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, किसको मैरिज करने के लिए अगर ये प्रॉब्लम, मैंने किसको शादी करने के लिए मना किया, तभी भी क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन टू मैरिज, ये भी क्या होगा, वॉइड। ये आपने बोल दिया कि अगर ये सब चीज है ना तो आपने वॉइड माना जाएगा, ऐसे भी आएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसको मैं बोला तू मेरे ऊपर केस मत कर, वो भी क्या आएगा, वॉइड आएगा। ये सब पढ़ेंगे हम। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये चीज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन पक्का आप लोग को पूछेगा, कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी क्या क्या है, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन, based on extent of performance, based on obligation, on the basis of mode of creation, express contract क्या है, implied contract क्या है, e contract क्या है, अनलेटरल यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बाइलेटरल क्या है, मल्टीलेटरल क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कशन करवाएंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट,
voidable कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या चीज है ये सब। ओके चलो, इसके टाइम हम आज का क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।